एक्सरसाइज 3 पार्ट 1। पहला क्वेश्चन, एस्पार्टेम की स्ट्रक्चर दे रखी है, बार बार आ रहा है। देखिए एस्पार्टेम, आप पूरी शीट में हम लोगों ने किया है इसको। एस्पार्टेम की स्ट्रक्चर दे रखी है। एस्पार्टेम दो तरह के अमीनो एसिड से बना होता है, एक एस्पार्टिक एसिड और एक फिनाइल एलानिन, और उनका मिथाइल एस्टर होता है। आइडेंटिफाई 4 फंक्शनल ग्रुप, तो जो दिखाई दे रहा है वो देखना है अपने को, बताना है। अमीनो, एसिड, एमाइड, एस्टर, 4 फंक्शनल ग्रुप है। इसकी ज्विटर आयनिक स्ट्रक्चर आप बना देंगे तो आप NH2 को NH3+ में और COOH को COO- में बदल देंगे। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड ऑब्टेन्ड फ्रॉम द हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्पार्टेम। जब हम एस्पार्टेम का हाइड्रोलिसिस करते हैं, देखिए आप, ये हमारे पास एस्पार्टेम है, NH2CH, CH2COOH, ये एस्पार्टिक एसिड वाला पार्ट है। ये CONH जो अपना पेप्टाइड लिंकेज है, इसका हम हाइड्रोलिसिस करेंगे। तो हाइड्रोलिसिस से हमें ये तो एस्पार्टिक एसिड हो गया, ये फिनाइल एलानिन हो गया और प्लस मेथनॉल हो गया। तो बच्चों ये हमें मिले। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड मोर हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक वो अमीनो एसिड होता है जिसमें साइड चेन हाइड्रोकार्बन पार्ट होती है। हम देख रहे हैं कि फिनाइल एलानिन में जो फिनाइल वाला पार्ट है, हाइड्रोकार्बन पार्ट इंक्रीज हो गया है, तो ये हाइड्रोफोबिक पार्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, 2 अमीनो एसिड अपने को दे रखे हैं, ल्यूसीन और ग्लूटामिन, और इनके अपने को डाइपेप्टाइड बनाने हैं, तो आसान है ये। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स गिव पॉजिटिव टॉलेंस टेस्ट। टॉलेंस टेस्ट वो देते हैं जिनके अंदर हेमी एसिटाइल लिंकेज होता है। ग्लूकोज सुक्रोज में सुक्रोज नहीं देगा, ग्लूकोज फ्रक्टोज में दोनों देंगे, हेक्सेनॉल और एसिटोफिनॉल में दोनों नहीं देंगे, फ्रक्टोज और सुक्रोज में फ्रक्टोज देगा, सुक्रोज नहीं देगा। 4, डी ग्लूकोज की फिशर फॉर्म दे रखी है, एल ग्लूकोज जस्ट इसका मिरर इमेज बनाना है। गिव द प्रोडक्ट ऑफ एल ग्लूकोज विद टॉलेंस रिएजेंट। जैसे हम जानते हैं कि ग्लूकोज से ग्लूकोनिक एसिड बनता है डी ग्लूकोज से, तो हम CHO को COOH में बदल देंगे एल ग्लूकोज से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, 2 फॉर्म डी ग्लूकोपाइरेनोज बनती है डी ग्लूकोज की, क्या कहलाती है? हम जानते हैं डी ग्लूकोज की 2 फॉर्म जो पायरेनोज स्ट्रक्चर बनती है जिसमें C1 कार्बन पर उनका कॉन्फिगरेशन चेंज होता है, वो एनोमर्स कहलाती है, अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज एंड बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप। 6 के अंदर इन्होंने 2 स्ट्रक्चर हमें दे रखी है और ये पूछा है कि इनमें से कौन सा डाइसेक्राइड है जो टॉलेंस रिएजेंट जो है उसको रिड्यूस नहीं कर पाएगा। तो P को जरा ध्यान से देखते हैं, तो राइट साइड वाली जो रिंग है उसमें हेमी एसिटाइल ग्रुप लगा हुआ है, और जो Q है उसमें दोनों ही रिंग में किसी में भी हेमी एसिटाइल ग्रुप नहीं है, तो P रिड्यूसिंग शुगर होगा जबकि Q नहीं होगा। 7, ग्लूकोज गिव रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट विद फेलिंग सॉल्यूशन। हाँ ठीक है, देता है। रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज विद फेलिंग सॉल्यूशन गिव CuO एंड ग्लूकोनिक एसिड, जो कि गलत है। CuO की जगह Cu2O बनता है बच्चों, और ग्लूकोनिक एसिड तो बनता ही है, तो Cu2O का रेड PPT आता है, क्यूप्रस ऑक्साइड का। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8 जो कि एक मेसोकॉलम है, और मेसोकॉलम के हिसाब से जो सेलुलोज है वो एक नेचुरल पॉलीमर है और उसमें ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज पाए जाएंगे। नायलॉन 6,6 एक सिंथेटिक पॉलीमर है और उसमें एमाइड लिंकेज पाए जाते हैं। प्रोटीन एक नेचुरल पॉलीमर है, उसमें एमाइड लिंकेज पाए जाते हैं। सुक्रोज क्योंकि एक पॉलीमर नहीं है तो इसको सिर्फ ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से मैच कराया गया है। 9 नंबर देखते हैं, एक्स और वाई दो शुगर दी गई है। जो एक्स की स्ट्रक्चर दिखाई जा रही है उसके अंदर हमें क्लियर पता चल रहा है अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है, और जो वाई की स्ट्रक्चर है उसके अंदर हमें पता चल रहा है कि बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है, क्योंकि बीटा फॉर्म का यूज किया गया है। X इज रिड्यूसिंग शुगर एंड Y इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ये तो स्ट्रक्चर देखने में पता चलेगा कि किसमें हेमी एसिटाइल लिंकेज है। तो बच्चों हम देख रहे हैं कि X के अंदर हेमी एसिटाइल देखो ऐसे कि एक कार्बन पर जहां 2 O है वहां एक OH होना चाहिए, और एसिटाइल में दोनों O OR होने चाहिए। तो हमने देखा कि X तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है जबकि Y रिड्यूसिंग शुगर है, क्योंकि उसकी जो राइट साइड वाली रिंग है उसमें हेमी एसिटाइल लिंकेज पाया जा रहा है। तो अपने आंसर B एंड C जाते हैं बच्चों। 10 नंबर देखते हैं, 10 में 2 फॉर्म ऑफ डी ग्लूकोपाइरेनोज बनती है,
10 नंबर, अ डेका पेप्टाइड विद मॉलिक्यूलर वेट 796 है, ऑन कंप्लीट हाइड्रोलिसिस गिव ग्लाइसिन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट 75, एलानिन एंड फिनाइल एलानिन. ग्लाइसिन कंट्रीब्यूट 47.0% to the total weight of the hydrolyzed product. Okay, the number of glycine units present in the decapeptide is, जैसा कि पता चल रहा है डेकापेप्टाइड है, डेकापेप्टाइड है तो अगर इसका मैं हाइड्रोलाइज्ड प्रोडक्ट बनाऊं, यानी कि डेकापेप्टाइड है हमारे पास, क्वेश्चन है हमारा 10, देखिए आप डेकापेप्टाइड, डेकापेप्टाइड का बच्चों वेट दे रखा है 796. इसका हम लोग अगर हाइड्रोलिसिस करेंगे 10 अमीनो एसिड से मिलकर बनाए तो मुझे 9 वाटर मॉलिक्यूल यहां पर ऐड करने पड़ेंगे, और 9 वाटर मॉलिक्यूल जब हम ऐड करेंगे तो यहां पर जो 9 वाटर मॉलिक्यूल के ऐड करने से जो हाइड्रोलाइज्ड प्रोडक्ट आएगा उसका जो ओवरऑल मास आएगा वो होगा 796 प्लस ये जो 9H2 मॉलिक्यूल हमने जोड़े हैं इनका वेट हम लोग इसमें क्या करेंगे, ऐड कर देंगे. तो 196 प्लस 162 जो कि वाटर हमने ऐड किया उसका वेट निकाला, उसे हमने ऐड कर दिया. इस तरह से टोटल वेट आ रहा है 958 ग्राम. अब बच्चों ये जो 958 ग्राम है इसका 47% ग्लाइसिन है, यानी 958 जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है. तो इसका जो 47% ग्लाइसिन आ रहा है, इसका जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है अपना 450 है. अब 1 मोल ऑफ ग्लाइसिन का जो मॉलिक्यूलर मास होता है बच्चों वो 75 गिवन है. तो हमसे पूछा कि इसमें कितनी ग्लाइसिन जुड़ी होगी, तो नंबर ऑफ ग्लाइसिन 450 इज इक्वल टू 6. इसका मतलब डेकापेप्टाइड के अंदर टोटल जो ग्लाइसिन होंगे वो कितने होंगे, 6 होंगे. 11 देखिए, ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये इसकी चेयर कॉन्फॉर्मेशन दे रखी है वो भी पायरेनोज स्ट्रक्चर की, और हमें पता है कि ये एल्डोहेक्सोज है, एल्डोहेक्सोज की पायरेनोज स्ट्रक्चर 6 मेंबर पाई जाएगी, तो इसका आंसर एल्डोहेक्सोज जाता है. 12 नंबर देखिए, जब एक एल्डोहेक्सोज डी कॉन्फिगरेशन में एग्जिस्ट कर रहा है, नीचे दिया गया, टोटल नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर ऑफ इट्स पायरेनोज फॉर्म बताना है, अंडरलाइन इट, पायरेनोज, पायरेनोज फॉर्म यानी कि 6 मेंबर रिंग वाली अपने को स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है और बताना है. तो हम लोग इसको किस तरह से देखेंगे, और पायरेनोज में भी कॉन्फिगरेशन क्या होना चाहिए, उसका डी कॉन्फिगरेशन होना चाहिए. ओके, तो ये है अपना 12th क्वेश्चन. ये हमारे पास है CHO, CH2, CHOH, CHOH, CHOH. अब CHOH में ये वाला जो O है इसको हम लोगों ने काम में ले लिया, क्या बनाने में, पायरेनोज बनाने में. ओके, अब इसकी जो हम पायरेनोज रिंग बनाएंगे तो इस पायरेनोज रिंग के अंदर ये अपना CH2OH, दिस इज 6 कार्बन, ये 5th कार्बन हो गया, 1 2 3 4 5 6, 4 पर आ गए हम, तो 4 पर OH ग्रुप लगा हुआ है, हाँ लगा हुआ है, 3 पर लगा हुआ है, लेकिन 2 पर दोनों H है, ध्यान दीजिए. अब इसके अंदर हम लोग टोटल कायरल सेंटर निकाल लेते हैं. 1 पर OH है, 1 2 3 4. तो बच्चों इसके अंदर जो टोटल कायरल कार्बन आ रहे हैं वो कायरल कार्बन आ रहे हैं अपने पास 4 कायरल कार्बन, और जो 4 कायरल कार्बन से हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनी, जो टोटल आया वो आ रहा है 16. लेकिन उसमें बोला है डी कॉन्फिगरेशन वाले, जिनका कॉन्फिगरेशन कितना हो, डी हो. तो अगर टोटल 16 आएंगे तो डिवाइड बाय 2, 8 ऐसे होंगे जो कि डी कॉन्फिगरेशन वाली पायरेनोज फॉर्म होगी, 8 ऐसे होंगे जो कि डी कॉन्फिगरेशन वाली पायरेनोज फॉर्म होगी, क्योंकि ओवरऑल 4 कायरल सेंटर, टोटल आ रहे हैं 16, 8 वो होंगे जो एल कॉन्फिगरेशन वाले पायरेनोज फॉर्म होंगे. नेक्स्ट आ रहा है 13. अच्छा सवाल है काफी. सब्स्टिट्यूएंट दे रखे हैं अपने को R1 R2, 9 पेप्टाइड दे रखे हैं, लिस्टेड है अपने पास नीचे. इसमें से कितने पेप्टाइड ऐसे होंगे जो pH इक्वल टू 7 पर पॉजिटिवली चार्ज होंगे. ध्यान देना, pH इक्वल टू 7 पर पॉजिटिवली चार्ज होंगे. अब अगर pH इक्वल टू 7 पर कोई अमीनो एसिड या उससे बनने वाला पेप्टाइड केटाइनिक फॉर्म में है तो आप सोच सकते हैं कि उसका PI यानी आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट
7 से ज्यादा पर आया होगा। अगर 7 से ज्यादा पर आया होगा तो इसका मीनिंग ये है कि वो अमीनो एसिड्स की नेचर कैसी होगी जिनसे वो पेप्टाइड चेनें बनी होगी। अंडरस्टूड है, उन अमीनो एसिड्स की नेचर कैसी होनी चाहिए, बेसिक होनी चाहिए। तो हमें वो आर देखने हैं जिनकी साइड चेन के अंदर बेसिक ग्रुप मौजूद हो। तो देखते हैं बच्चों, अगर आप फर्स्ट को देखें R1 R2 H H तो न्यूट्रल हो जाता है। सेकंड को देखें HCH3 तो न्यूट्रल हो जाता है। थर्ड को देखें कि साइड चेन में एक COOH है और दूसरे में H है तो एसिडिक अमीनो एसिड हो जाता है, एसिडिक हो जाती है पेप्टाइड चेन। फोर्थ को देखें, एक अमाइड है दूसरा अमीनो है तो अमीनो के कारण बेसिक हो जाता है तो एक फोर्थ चला जाता है आंसर। फिफ्थ में दोनों अमाइड है, कोई मतलब नहीं है। सिक्स के अंदर दोनों अमीनो है साइड चेन के अंदर, यानी कि ये बेसिक ग्रुप में आता है तो एक जवाब अपना हो जाता है सिक्स, यानी फोर्थ के बाद हो जाता है सिक्स। सेवंथ के अंदर एक एसिड है एक अमाइड है यानी एसिडिक रहेगा। एट्थ के अंदर एक अल्कोहलिक ग्रुप है साइड चेन में और दूसरा अमीनो ग्रुप है तो अमीनो के कारण बेसिक नेचर हो जाएगी, यानी एट्थ जाता है आंसर। नाइन्थ के अंदर अमीनो ग्रुप और मिथाइल ग्रुप है, एक के साइड चेन में अमीनो ग्रुप है यानी कि ये भी बेसिक नेचर का होगा। तो हमारे जो जवाब आ जाएंगे बच्चों वो आ जाएंगे फोर्थ, सिक्स्थ, एट्थ एंड नाइन्थ। ये चार ऐसे होंगे कॉम्बिनेशन जिनके अंदर बेसिक ग्रुप होने के कारण जो कैटायनिक फॉर्म है वो 7 पर आएगी क्योंकि इसका पीआई मोर देन 7 आएगा। 14 नंबर देखते हैं बच्चों, एक टेट्रापेप्टाइड है जिसमें कंडीशन दे रखी है कि COOH ग्रुप ऑन एलानिन, एलानिन का तो COOH ग्रुप होना चाहिए। हम जानते हैं N टर्मिनल लेफ्ट होता है, C टर्मिनल राइट होता है। दिस प्रोड्यूसेस ग्लाइसिन, वेलिन, फिनाइल एलानिन एंड एलानिन ऑन कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। अपने को ये मिल रहा है। फॉर दिस टेट्रापेप्टाइड द नंबर ऑफ पॉसिबल सीक्वेंस, प्राइमरी स्ट्रक्चर बतानी है अपने को, विद NH2 ग्रुप अटैच टू अ कायरल सेंटर। हम सभी इस बात को जानते हैं कि N टर्मिनल किसी भी पेप्टाइड का लेफ्ट होता है और C टर्मिनल राइट होता है, लेकिन इसने कंडीशन लगा दी है। कंडीशन ये लगा दी है कि भैया COOH ग्रुप जो होता है वो एलानिन का होना चाहिए ना, एलानिन हमेशा लास्ट में आना चाहिए। और ये एक कंडीशन और लगा दी कि NH2 ग्रुप हमेशा कायरल सेंटर का होना चाहिए। अब हम जानते हैं ग्लाइसिन में तो कायरल कार्बन होता ही नहीं है, यानी ग्लाइसिन हमेशा बीच में आएगा। तो स्टार्टिंग हमेशा किससे करनी है, वेलिन से एंड फिनाइल एलानिन से करनी है। तो इस तरह से जब हम कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो कॉम्बिनेशन में एक बार वेलिन आ गए तो वेलिन, ग्लाइसिन, फिनाइल एलानिन एंड एलानिन, ठीक है। अब वेलिन, फिर हमने लगा दिया फिनाइल एलानिन, ग्लाइसिन और लास्ट में एलानिन। आगे किस किस को रखते हैं, या तो हम रख सकते हैं वेलिन को या किसको रख सकते हैं, फिनाइल एलानिन को। वेलिन के साथ 2 कॉम्बिनेशन हो गए तो फिनाइल एलानिन के साथ भी 2 कॉम्बिनेशन हो जाएंगे। याद रखें एलानिन एंड में होना चाहिए, लास्ट में होना चाहिए। तो टोटल मिला के कितने आंसर आए, 4। इसके बाद है 15th, द टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड्स ऑब्टेन्ड बाय कंप्लीट एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ पेप्टाइड शोन बिलो। अगर हम इसका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करें, जो इतनी बड़ी चेन दे रखी है, तो इसके कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से सिर्फ ग्लाइसिन आता है जो कि एक नेचुरल अकरिंग अमीनो एसिड है, और बाकी अमीनो एसिड्स हमें और बहुत मिलते हैं लेकिन वो सारे के सारे ऐसे हैं जो आर्टिफिशियल है, सिंथेटिक है। केवल ग्लाइसिन अमीनो एसिड हमें दोनों साइड की 6 मेंबर रिंग से मिल जाएगा। दोनों साइड की 6 मेंबर रिंग ग्लाइसिन के 2-2 मोल से मिलकर बनी हुई है, जिससे हम लोग ग्लाइसिन हाइड्रोलिसिस के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। 16 है स्ट्रक्चर ऑफ D प्लस ग्लूकोज इज गिवन है। L माइनस ग्लूकोज की स्ट्रक्चर पूछी है अपने से, तो इसका जो एग्जैक्ट मिरर इमेज होगा बच्चों वो क्या होगा, D ग्लूकोज का एग्जैक्ट मिरर इमेज L ग्लूकोज होगा, और ये हमारे पास A ही आंसर आ गया इसका। इसके बाद 17 देखिए, फॉर इनवर्ट शुगर द करेक्ट स्टेटमेंट इज और आर। कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है, स्पेसिफिक रोटेशन प्लस सुक्रोज प्लस माल्टोज, L ग्लूकोज, L फ्रक्टोज दे रखी है, प्लस 66 प्लस 140 माइनस 52 एंड प्लस 92 डिग्री। अंडरस्टूड है कि 92 डिग्री जो दे रखी है वो प्लस फ्रक्टोज की है, और अगर माइनस की बात करेंगे तो माइनस 92 हो जाएगी। इनवर्ट शुगर इज प्रिपेयर्ड बाय एसिड कैटालाइज हाइड्रोलिसिस ऑफ माल्टोज, जो कि गलत है, वो सुक्रोज से बनती है। इनवर्ट शुगर इज एन इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ D प्लस ग्लूकोज एंड D माइनस फ्रक्टोज, ये हम जानते हैं। स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ इनवर्ट शुगर इज -20 डिग्री। देखो बच्चों, हम जानते हैं कि शुगर का जब हाइड्रोलिसिस किया जाता है तो उसका कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्टेड हो जाता है। 1 मोल फ्रक्टोज, 1 मोल ग्लूकोज। ग्लूकोज का है +52 और फ्रक्टोज का है -92। सो डिफरेंस 40 डिवाइड बाय 2, जो टोटल नंबर ऑफ मोल से डिवाइड करके, तो जो मिक्सचर का स्पेसिफिक रोटेशन आएगा वो कितना आएगा, -20 डिग्री। फिर है ऑन रिएक्शन विद ब्रोमीन वाटर इनवर्ट शुगर फॉर्म सैकरिक एसिड एज वन ऑफ द प्रोडक्ट। बिल्कुल नहीं,
ब्रोमीन वाटर के साथ सैकरिक एसिड कभी नहीं बनेगा। ग्लूकोज उनमें से ऐसा होगा जो ग्लूकोनिक एसिड बनाएगा। इसके बाद एक कॉम्परेशन दे रखा है बच्चों 18 to 19। पूरा स्ट्रक्चर देखिए। ट्रीटमेंट ऑफ ओ विथ केमेनोफोर एंड एसिडिक गिव पी यानी ऑक्सीडेशन। ओ दे रखा है विच ऑन हीटिंग विद अमोनिया गेव क्यू। द क्यू ऑन ट्रीटमेंट विद ब्रोमीन इन बेसिक मीडियम NaOH प्रोड्यूस्ड आर। ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग क्यू गेव एस which on further treatment with ethyl 2-bromopropanoate in the presence of KOH of following by acidification gave a compound T। हमें बच्चों इन्होंने O दिया हुआ है, तो जो जो ये बोलते जा रहे हैं वो चीज अगर हम लोग फॉलो करते चले और इसको बताते चले तो हम किस तरह से काम करेंगे ये देखिए आप। दिस इज क्वेश्चन नंबर 18। ये हमारे पास है O। इसको केमिनोफोर से हमने ऑक्सीडाइज किया। तो जब हम इसको केमिनोफोर से ऑक्सीडाइज करेंगे तो ये बना देगा एसिड, थैलिक एसिड। अब इसके बाद ये कहा जा रहा है अपने से कि जो इसको हम अमोनिया से रिएक्ट कराते हैं। ये तो बन गया अपने पास क्या पी। अब अमोनिया से रिएक्ट कराते हैं। तो जब अमोनिया से रिएक्ट कराएंगे तो ये बना, ये है अपना क्यू। अब हम सभी जानते हैं कि क्यू की रिएक्शन हॉफमैन ब्रोमोमाइड हो जाती है। हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन के द्वारा ये आर बन गया, तो आर तक तो पहुंच गए हम। अब आगे क्या कहा है कि क्यू को जब हम स्ट्रॉन्ग हीट करते हैं तो एस बन जाता है। चलिए हमारा क्यू तो ये था ही। अब हमारे पास क्यू जो है उसको स्ट्रॉन्ग हीट किया हमने, तो ये मिला अपने को थैलामाइड, यानी कि ये मिला अपने को एस। अब एस के बाद ये कहा जा रहा है कि एस की रिएक्शन हम लोग बेसिक मीडियम में करवा रहे हैं इथाइल 2-ब्रोमोप्रोपेनोएट से, यानी ये एक एस्टर है। इथाइल 2-ब्रोमोप्रोपेनोएट से करा दी। ये देखिए इथाइल 2-ब्रोमोप्रोपेनोएट, ये एस्टर है बच्चों, इथाइल 2-ब्रोमोप्रोपेनोएट। अब हम सब इस बात को जानते हैं बेसिक मीडियम में यहां से H जाकर एसिड बेस रिएक्शन और उसके बाद SN2 रिएक्शन होगी, और SN2 रिएक्शन से हमें यहां पर एक कॉम्प्लेक्स मिल जाएगा, और वो कॉम्प्लेक्स होगा अपना यहां से ये कार्बन, ये CH3, यहां से Br जा चुका है, ये COOC2H5, जो कि गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस के बारे में अगर आप जानते हैं तो ये वही रिएक्शन है। अब हमने किया इसका हाइड्रोलिसिस, जो कि आगे लिखा गया है कि हाइड्रोलिसिस करना है। हाइड्रोलिसिस जब हम करेंगे तो यहां पर एक एस्टर ग्रुप भी है, ध्यान दीजिएगा, इसका भी हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, तो हमें यहां से मिलेगा एलानीन। कैसे देखिए, यहां से हमें मिला NH2 CH3 COOH, साथ में मिला हमें हाइड्रोलिसिस से एथेनॉल, और साथ में वापस एमाइड जो है वो फ्री हो जाएगा। तो एक कंप्लीट रिएक्शन प्लीज है, आप थोड़ा ध्यान से नोट कीजिएगा। ये हमारा जो था ये O था बच्चों, मैं वापस रिपीट कर दूं, ये O था। KMnO4 से ऑक्सीडेशन किया हम लोगों ने, उसके बाद अमोनिया से रिएक्शन करके हमने एमाइड बनाया, ब्रोमीन से इसकी हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन करा के अमाइन बनाई, आर बना,
और अब ये जो अपना यहाँ पर क्यू था, उसको जब स्ट्रॉन्ग हीट किया तो थैलामाइड बना। थैलामाइड की रिएक्शन बेसिक मीडियम में SN2 कराई गई 2 ब्रोमोप्रोपियोनेट से, उससे हमें ये कॉम्प्लेक्स मिला और उसका हम लोगों ने हाइड्रोलिसिस जब किया फाइनली, एसिडिफिकेशन हाइड्रोलिसिस, तो उससे जो अमीनो एसिड मिलेगा वो मिलेगा एलानीन, यानी जो टी है ना, जो टी है वो क्या है बच्चों, एलानीन है। 20 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला डी ग्लूकोज का गिवन है, हम अच्छे से जानते हैं, लेकिन जो पूछा है वो बीटा फॉर्म एल ग्लूकोपायरेनोज पूछी गई है। इसका मतलब हम अच्छे से जानते हैं कि जो डी ग्लूकोज है उसका मिरर इमेज क्या होगा, एल ग्लूकोज। जिस तरह से डी ग्लूकोज अपने अल्फा और बीटा 2 रूपों में पाया जाता है, वैसे ही जो एल ग्लूकोज है वो भी अपने अल्फा और बीटा 2 रूपों में पाया जाएगा, तो उसकी बीटा फॉर्म अपने को बनानी है। तो जो उसकी बीटा फॉर्म जब हम बनाएंगे, स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, तो हमारे को आंसर मिलेगा उसका डी। 21 क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज विद ब्रोमीन वाटर गिव ग्लूटामिक एसिड, जो कि गलत है, यहां मिलता है अपने को ग्लूकोनिक एसिड। द 2 6-member cyclic hemiacetal forms of D plus glucose known as anomers, सही बात है। हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज गिव डेक्स्ट्रोरोटेटरी ग्लूकोज एंड लिवोरोटेटरी फ्रक्टोज, बिल्कुल सही है। मोनोसेक्राइड्स कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड टू गिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन, हम अच्छे से जानते हैं कि मोनोसेक्राइड को आगे हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता। सो बच्चों इसके आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के, 21 क्वेश्चन के, बी, सी एंड डी। तो ये कंप्लीट डिस्कशन हुआ अपना एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 का। अब एक्सरसाइज 3 पार्ट 2 जेई मेन प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं बच्चों। सबस्टेंस विच फॉर्म ज्यूटर आयन, आपको पहले ही बता दिया गया है, जिनके अंदर अमीनो COOH अमीनो SO3H ग्रुप होंगे वो ज्यूटर आयन की फॉर्म में पाए जाएंगे, यानी अपना आंसर 3 जाता है। सेलोज की कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से क्या बनता है, डी ग्लूकोज बनता है। 3, द पायरिमिडीन बेस प्रेजेंट इन DNA, पायरिमिडीन बेस होते हैं बच्चों सिस्टीन एंड सॉरी नॉट सिस्टीन, माय मिस्टेक, साइटोसिन एंड थायमिन, साइटोसिन एंड थायमिन ये पायरिमिडीन बेस होते हैं, और प्यूरिन बेस होते हैं एडेनिन एंड गुआनिन। फिर आता है 4th नंबर, द टर्म एनोमर ऑफ ग्लूकोज रेफर, तो ऑब्वियस है कि एनोमेरिक फॉर्म जो होती है वो होती है जिनमें C1 कार्बन पर कॉन्फिगरेशन डिफर होता है, जिसको हम कहते हैं अल्फा डी ग्लूकोपायरेनोज एंड बीटा डी ग्लूकोपायरेनोज। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन रेफर्स टू, प्रोटीन की जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होती है उसकी 2 फॉर्म होती है, एक अल्फा और एक बीटा प्लीटेड शीट, और इसके पीछे जो इन स्ट्रक्चर के लिए जो रेस्पॉन्सिबल फैक्टर है वो है फिक्स कॉन्फिगरेशन ऑफ द पॉलीपेप्टाइड बैकबोन, बैकबोन यानी जो कि साइड चेन से रिलेटेड होता है, यानी कि आर ग्रुप। इसके बाद है 6, द 2 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन टिपिकल कार्बोहाइड्रेट, टिपिकल कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज के बारे में बात की जा रही है, और जिसके अंदर है अपना जो CHO और OH ग्रुप मौजूद होते हैं। 7, द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप ऑन विच कार्बन एटम शुगर डिफरेंशिएट RNA एंड DNA, हम जानते हैं बच्चों की जो RNA है उसके अंदर जो शुगर पाई जाती है, RNA, उसके अंदर राइबोज शुगर पाई जाती है जो कि 5 कार्बन शुगर है, 5 कार्बन शुगर है, जिसमें जो OH होते हैं वो सारे सेम साइड होते हैं, दिस इज 5 कार्बन शुगर RNA में, राइबोज शुगर। इसको अगर हम सेकेंड नंबर के कार्बन पर OH हटा देंगे, यानी कि CHO HH, सेकेंड नंबर के कार्बन का हमने OH हटा दिया है, उसकी जगह H लगा दिया है, तो बच्चों ये जो शुगर मिलेगी ना ये हमें DNA में मिलेगी, तो DNA वाली शुगर कहलाएगी डीऑक्सीराइबोस। इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंथेसिस ऑफ विच मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इन फोटोसिंथेसिस इन्वॉल्व, तो इसके बारे में हम आपको बता दें कि 18 मॉलिक्यूल ऑफ ATP जो है वो काम आ जाते हैं ग्लूकोज के सिंथेसिस में। 9, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस इज नॉट प्रेजेंट इन DNA, DNA के अंदर एडेनिन, साइटोसिन, थायमिन एंड गुआनिन पाया जाता है, क्विनोलिन नहीं पाया जाता। 10, which of the vitamins given below are water soluble, वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं, ये तो अपन ने किसका आंसर लिखा था, क्वेश्चन नंबर 7 का, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 की बात हम कर रहे हैं। वाटर सोल्यूबल विटामिन जो होंगे बी एंड सी होते हैं, जैसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड सी एस्कॉर्बिक एसिड, और जो फैट सोल्यूबल होते हैं ना, फैट सोल्यूबल जो खुद भी ऑयली सब्सटेंस से अपने को मिलते हैं वो होते हैं A, D, E,
के, ये फैट सोल्यूबल होते हैं। 11 थायोल ग्रुप इज प्रेजेंट इन, कौन से अमीनो एसिड के अंदर थायोल ग्रुप पाया जा रहा है? तो जो सिस्टीन होता है उसका साइड चेन के अंदर एसएच ग्रुप पाया जाता है बच्चों, थायोल ग्रुप पाया जाता है। इसमें आपको स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए सारे अमीनो एसिड्स की। फिर है 12 विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल बिहेव एज अ रिड्यूसिंग शुगर इन एक्वस केओएस सॉल्यूशन। अगर हम बच्चों ध्यान दें तो फर्स्ट स्ट्रक्चर के अंदर एस्टर ग्रुप है, एस्टर ग्रुप का केओएस से हाइड्रोलिसिस होगा तो जो C2 कार्बन है उस पर OH आ जाएगा, OH आते ही वो हेमी एसिटल में बदल जाएगा और हेमी एसिटल क्या होते हैं? रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। 13 ग्लूकोज ऑन प्रोलॉन्ग हीटिंग विद HI गिव्स, HI के साथ जब ग्लूकोज को गर्म करते हैं तो एनहेक्सेन बनता है। 14 द डाइपेप्टाइड GLN यानी कि ग्लूटामाइन एंड ग्लाइसिन GLY ऑन ट्रीटमेंट विद CH3COCl फॉलोड बाय एक्वस, इससे अपने को मिलेगा क्या? ठीक है ना। तो यस, पहले तो हमें GLN और मतलब ग्लूटामाइन और ग्लाइसिन का बनाना आना चाहिए डाइपेप्टाइड। ठीक है, तो ये है अपना 14 बच्चों, NH2CHCO, इसका जो साइड चेन होता है ना बच्चों, GLN में, उसमें एमाइड लिंकेज पाया जाता है। ये ग्लूटामाइन का पार्ट बनाया मैंने। अब लेते हैं ग्लाइसिन, तो ये ग्लाइसिन, ये बन गया एक डाइपेप्टाइड और ये है पेप्टाइड लिंकेज। अब इसकी रिएक्शन कराने को कहा जा रहा है हमसे CH3COCl से, यानी एसिटाइलेशन। अब हम अच्छे से जानते हैं कि एसिटाइलेशन होता है अमीनो ग्रुप का, यानी इस अमीनो ग्रुप का हम लोग क्या करेंगे बच्चों? एसिटाइलेशन कर देंगे और जो हमारा स्ट्रक्चर बनेगा वो इनमें से मैच करा लीजिए। तो देखिए आप जो स्ट्रक्चर बन रही है, जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है आपका फर्स्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ एडिनोसिन। एडिनोसिन जो होती है उसमें एडेनिन न्यूक्लियस पाया जाता है, एडेनिन। ये एनसीईआरटी के अंदर अपने को सारी स्ट्रक्चर जो है वो मिल जाती है। एक 5 मेंबर रिंग, और जो 5 मेंबर रिंग का ये वाला जो एन है यहाँ के साथ राइबोज शुगर एक्चुअल में जुड़ी रहती है। यस, एडिनोसिन, इतना न्यूक्लियस एडिनोसिन है और यहाँ राइबोज से जुड़ा हुआ होता है तो एडिनोसिन बोल देते हैं इसको। एडिनिन एंड राइबोज, एडिनिन एंड राइबोज तो बनता है एडिनोसिन, ये स्ट्रक्चर बनती है। 16 है बच्चों, अमंग द फॉलोइंग इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सेलुलोज एंड अमाइलोज हैज 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो भाई ऐसा है, जो सेलुलोज है और जो अमाइलोज है उन दोनों में 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज पाए जाते हैं। अमाइलोज स्टार्च का पार्ट है। लैक्टोज कंटेन बीटा डी गैलेक्टोज एंड बीटा डी ग्लूकोज, जो सही है। माल्टोज एंड लैक्टोज हैज 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, बिल्कुल सही है। सुक्रोज एंड अमाइलोज हैज 1,2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, जो गलत है। सुक्रोज में 1,2 होता है लेकिन अमाइलोज में 1,4 होता है। 17 देखिए, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड द ट्राइपेप्टाइड गिवन। हम क्या करेंगे, इस ट्राइपेप्टाइड को ब्रेक कर लेंगे, इसका हाइड्रोलिसिस कर देंगे। तो जो सबसे लेफ्ट में अपने को स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है बच्चों, वो है वेलिन। वेलिन आइसोप्रोपाइल ग्रुप रखता है साइड चेन में। उसके बाद जो बीच वाला पार्ट है जिसकी साइड चेन में OH दिखाई दे रहा है वो है सेरीन, और जो लास्ट वाला पार्ट है जिसके साइड चेन में OH ग्रुप दिखाई दे रहा है 2 डिग्री, ये है अपना थ्रियोनिन। तो अपने पास सिक्वेंस बनती है वेल SER एंड THR, यानी VAL SER एंड THR, डी फोर्थ आंसर होगा। 18 विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट कैन नॉट बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई द अमीनो एसिड। बच्चों अमीनो एसिड बायोरेट टेस्ट से आइडेंटिफाई हो जाएंगे, जेंथोप्रोटेक्ट टेस्ट से हो जाएंगे, लिनहाइड्रिन टेस्ट से हो जाएंगे, लेकिन बारफोर्ड टेस्ट जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट देते हैं। 19 अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड विच वन इज फाउंड इन RNA। इन चारों की जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर के अंदर जो RNA में पाया जाता है वो है यूरासिल, और यूरासिल की स्ट्रक्चर है 3rd, थायमिन की जगह जो लेता है। 20 द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ हिस्टिडीन इन द स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम। जब हम जानते हैं pH बराबर 2 है, बहुत सारे H+ आयन है, बहुत स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम है, तो जो हिस्टिडीन होगा वो कैटाइनिक फॉर्म में पाया जाएगा, डाइकैटाइनिक फॉर्म में, यानी आंसर होगा इसका 1। 21 फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय फेलिंग्स टेस्ट, बारफोर्ड टेस्ट, बेनेडिक्ट टेस्ट, सेलिविनोव टेस्ट। आंसर है सेलिविनोव टेस्ट। सेलिविनोव टेस्ट के अंदर होता क्या है कि जो फ्रक्टोज है वो तो बहुत फास्ट रिएक्शन करता है
आपको ये टेस्ट बता दिए गए हैं। और जो ग्लूकोज है उसमें टाइम लगता है। जो फ्रक्टोज इसका चेरी रेड कलर आ जाता है, बहुत ही फास्ट इसका रिजल्ट निकल कर आता है। और जो कि ग्लूकोज है उसको काफी टाइम लग जाता है ये वाला टेस्ट देने में। 22 द पेप्टाइड दैट गिव्स द पॉजिटिव सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट एंड कार्बिलमाइन टेस्ट। तो देखो बच्चों, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट के लिए अल्कोहलिक ग्रुप होना चाहिए, ठीक है, और कार्बिलमाइन टेस्ट के लिए अमाइन ग्रुप होना चाहिए, फ्री अमाइन ग्रुप। तो आंसर इज SER एंड LYS, यानी सीरीन एंड लाइसिन से बना हुआ डाइपेप्टाइड। सीरीन में हम जानते हैं साइड चेन के अंदर OH ग्रुप होता है जो सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट दे देगा, और लाइसिन बेसिक अमीनो एसिड है तो उसकी साइड चेन में NH2 ग्रुप होता है तो वो हमें कार्बिलमाइन टेस्ट दे देगा। 23 नॉट ट्रू अबाउट द RNA इट हैज ऑलवेज डबल स्ट्रैंड अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर, जो कि गलत है। सिंगल स्ट्रैंड होता है इसके अंदर और इसने शायद अपने से नॉट करेक्ट ही पूछा है। इट यूजुअली डज नॉट रेप्लीकेट, सही है, जो कि रेप्लीकेट DNA करता है। इट इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल, जो कि सही है। इट कंट्रोल्स द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, बिल्कुल सही है। 24 ABC are 3 biomolecule, the result of the test performed on them are given below। कुछ अपने को टेस्ट दे रखे हैं, जैसे मॉलिश टेस्ट के साथ A पॉजिटिव दे रहा है पर बारफोर्ड नेगेटिव दे रहा है, बायूरेट नेगेटिव दे रहा है, पर मॉलिश टेस्ट पॉजिटिव दे रहा है। इसका मतलब वो कार्बोहाइड्रेट है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं मॉलिश टेस्ट देते हैं। फिर आता है B, मॉलिश टेस्ट पॉजिटिव देता है, बारफोर्ड टेस्ट भी पॉजिटिव देता है, बायूरेट टेस्ट नेगेटिव दे रहा है, इसका मतलब वो कार्बोहाइड्रेट ही है। C, मॉलिश टेस्ट नेगेटिव दे रहा है, बारफोर्ड टेस्ट नेगेटिव दे रहा है, बायूरेट टेस्ट पॉजिटिव दे रहा है। अब सवाल ये है कि A क्या है जो केवल मॉलिश टेस्ट दे रहा है, बाकी बारफोर्ड टेस्ट वगैरह नहीं दे रहा है, कार्बोहाइड्रेट तो है। तो इसका मतलब A ग्लूकोज, B फ्रक्टोज, C एल्बुमिन नहीं। A लैक्टोज होगा और B ग्लूकोज होगा, क्योंकि B मॉलिश टेस्ट भी दे रहा है, बारफोर्ड टेस्ट भी देता है। और C जो कि अमीनो एसिड है वो एलानी नहीं होगा। सो अपना जो आंसर होता है इस तरह से देखकर वो आता है थर्ड आंसर। तो कंप्लीट बच्चों ये डिस्कशन हुआ। इसमें आपको अमीनो एसिड्स की स्ट्रक्चर और कार्बोहाइड्रेट्स में सबकी स्ट्रक्चर अच्छे से आनी चाहिए।